हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। BHDLA 135 का जो पेपर लगा था जून 2024 में, आज उसका सॉल्यूशन देखेंगे अपन। हिंदी भाषा विविध प्रयोग, ये इग्नू का एक सब्जेक्ट कोड है फर्स्ट ईयर का। तो इसमें दोस्तों 100 नंबर का सवाल आता है और इसमें टोटल अपने को 3 घंटे मिलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल था प्रयुक्ति को निर्धारित करने वाले कौन कौन से आधार हैं। 20 नंबर का सवाल आया था। हाँ, देखो वीडियो सॉल्यूशन ऐसे ही आपको मिलते रहेंगे, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर कंटेंट पसंद आता है तो एक अच्छा सा कमेंट भी आपको करके जाना है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रयुक्ति किसे कहते हैं दोस्तों? भाषा का जो रूप जिस क्षेत्र में लगातार प्रयोग में होता है उसे क्षेत्र विशेष की प्रयुक्ति कहा जाता है। यानी कि दोस्तों विज्ञान की अलग भाषा है, ठीक है, कला की अलग भाषा है, राइट, वाणिज्य की अलग भाषा है। तो जिस क्षेत्र में जिस प्रकार की भाषा का रूप उपयोग किया जाता है उसे उस क्षेत्र विशेष की प्रयुक्ति कहा जाता है। सामाजिक विज्ञान में प्रत्येक वर्ग अथवा विषय की भाषा अलग अलग होती है, जैसे कि व्यापारियों की भाषा अलग होती है, वैज्ञानिकों की भाषा अलग, बच्चों व महिलाओं की भाषा कोमा श्रमिकों की भाषा कोमा अध्यापकों व विद्यार्थियों की भाषा। प्रयुक्ति भाषा का एक विशिष्ट रूप होता है। ठीक है, सभी की जो भाषाएं वो अलग अलग होती है। ठीक है, तो जो क्षेत्र विशेष में जो भाषा का प्रयोग यूज होता है वह उसे ही अपन प्रयुक्ति कहते हैं। आ रहा होगा समझ में। आगे चलते हैं। शब्दों का अर्थ विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग हो सकता है, जैसे कि पद शब्द का अर्थ कविता में छंद विशेष से होता है, जबकि आम बोलचाल में पद का अर्थ होता है पेड़। ऐसे ही प्रशासनिक क्षेत्र में पद शब्द का अर्थ होता है ओहदा अथवा पोस्ट, किस पोस्ट पे लगे हुए हैं। अब देखो यहाँ पे दूसरा सवाल है कि प्रयुक्ति को निर्धारित करने वाले कौन कौन से आधार हैं, ठीक है, या कारक हैं, कुछ भी कह लो। तो पहला है विशेष क्षेत्र। तो भाषा का प्रयोग जिस क्षेत्र में होता है भाषा का स्वरूप उसी हिसाब से बदल जाता है। उस विषय की अपनी शब्दावली तथा वाक्य संरचना होती है जो सार्थक तथा नियमों से बंधी होती है। तो जैसे न्यायालय में प्रयुक्त भाषा विशेष होती है, उसमें उर्दू के शब्द ज़्यादा होते हैं। वाक्य विन्यास, विन्यास क्या होता है? स्थिति होती है कर्ता, क्रिया और कर्म की। तो वाक्य विन्यास के साथ भाषा में औपचारिकता होती है। जैसे अनिल बनाम सुरेश, ये न्यायालय की कचहरियों की भाषा है। ठीक है, कि मतलब अनिल और सुरेश दो पार्टियां, दोनों के बीच में वाद विवाद चल रहा है। यहाँ हमें समझ में आता है कि मुकदमा अनिल व सुरेश के बीच में चल रहा है। ऐसे ही हाजिर हो, इन शब्दों का प्रयोग न्यायालय के अंदर ही सही लगता है। तो दोस्तों जैसा विषय क्षेत्र होता है प्रयुक्ति उसी हिसाब से बदल जाती है। ऐसे देखो, दूसरा आधार है या दूसरा कारक है इसका प्रयुक्ति का संप्रेषण का तरीका। तो लिखित व मौखिक संप्रेषण के अनुसार हमारे शब्द कोमा लहजा कोमा वाक्य विन्यास बदल जाते हैं। जैसे कि लिखित संप्रेषण में औपचारिकता व सतर्कता दोनों ही बढ़ जाती हैं। तीसरा पॉइंट है वक्ता और श्रोता अथवा लेखक और पाठक की स्थिति क्या है। देखो संप्रेषण करते समय शब्दावली इस बात पे निर्भर करेगी कि कौन किससे बात कर रहा है। जैसे कि मरीज डॉक्टर से जब बात करता है तथा वही डॉक्टर किसी अन्य डॉक्टर से बात करेगा तो प्रयुक्ति में अंतर आ जाते हैं, यानी कि भाषा है वो बदल जाती है। ठीक है, अब चौथा पॉइंट है प्रयुक्ति के आधार में भाषा प्रयोग की औपचारिक तथा अनौपचारिक स्थिति। जब एक डॉक्टर अपने मित्र मंडली के डॉक्टरों से बात करता है तो वह अनौपचारिक रूप से बात कहता है, जबकि वही डॉक्टर विद्यार्थियों से बात करेगा तो शब्द कोमा विन्यास कोमा लहजा परिवर्तित हो जाता है। प्रयुक्ति के प्रकार पढ़ लो आप, जैसे कि सामान्य व्यवहार की प्रयुक्ति, जैसे कि घर परिवारों में हम जो बात करते हैं वो बात अलग होती है। ठीक है, बात करने का तरीका भी अलग होता है। साहित्यिक प्रयुक्ति, वाणिज्य व्यापार की प्रयुक्ति, प्रशासनिक प्रयुक्ति, विधिक प्रयुक्ति, विधिक मतलब कानूनी, वैज्ञानिक प्रयुक्ति, मीडिया और पत्रकारिता की प्रयुक्ति, विज्ञापन की प्रयुक्ति। आगे चलते हैं। ये आपका पहला सवाल हो गया प्रयुक्ति से संबंधित। दोस्तों ये बार बार रिपीट होता है। ठीक है, प्रयुक्ति किसे कहते हैं, प्रयुक्ति को निर्धारित करने वाले कौन कौन से आधार अथवा कारक हैं। तो यही सवाल आपको मतलब बार बार मिलेगा देखने के लिए, इसके लिए आप आंसर लिख सकते हैं। दूसरा सवाल है प्रयोजन मूलक हिंदी के विविध रूपों का परिचय दें। सबसे पहले तो प्रयोजन मूलक हिंदी क्या होती है? जिस हिंदी भाषा का प्रयोग किसी विशेष प्रयोजन के लिए किया जाता है उसे प्रयोजन मूलक हिंदी कहते हैं। देखो प्रयोजन का मतलब होता है पर्पज अथवा उद्देश्य। तो प्रयोजन के हिसाब से शब्दों का चयन तथा वाक्यों का निर्माण किया जाता है। इसके 7 रूप होते हैं। पहला है वाणिज्य और व्यापार के क्षेत्र में हिंदी। इस प्रकार के हिंदी का विस्तार क्षेत्रीय कोमा अंतःदेशीय, यानी कि देश के भीतर अलग अलग राज्यों के बीच में जो भाषा होती है कोमा अंतर्राष्ट्रीय इसका रूप होता है। समय के साथ व्यापार एवं वाणिज्य से संबंधित शब्द हिंदी में बढ़ गए हैं, जैसे रसीद, कैश मेमो, बहिया, लेखाकरण।
अन्य उदाहरण देखो, जैसे कि आपने पढ़ा होगा, शेयरों में गिरावट के कारण और रुपये में कमजोरी के बीच स्थानीय आभूषण निर्माताओं की ओर से सोने की मांग बढ़ने से सराफा बाजार में सोना 555 रुपये महंगा होकर 10 ग्राम 32,030 रुपये पहुंच गया है। इस प्रकार की लैंग्वेज आप अखबारों में पढ़ते होंगे। तो वाणिज्य और व्यापार के क्षेत्र में जो हिंदी है वो इस तरह से यूज होती है ना। दूसरा पॉइंट है वैज्ञानिक और तकनीकी हिंदी। तो भारत में प्राचीन काल में वैज्ञानिक प्रगति तो हुई, लेकिन ये शब्द संस्कृत में ही थे। आधुनिक काल की हिंदी भाषा में संस्कृत तथा अंग्रेजी के शब्द ग्रहण कर लिए गए हैं, जैसे कि आपने सुना होगा हाइड्रोजन, कैलोरी, ऊर्जा, रसायन शास्त्र, धातु, अणु, भार, ऊष्मा। तो हिंदी में वो सारी क्षमताएं हैं जो अनेक भाषाओं में है। तो हिंदी का लगातार अनेक क्षेत्रों में प्रयोग बढ़ता जा रहा है। तो उद्देश्य के हिसाब से हिंदी में शब्द आ गए हैं, यही तो प्रयोजन मूलक हिंदी है। विज्ञान में प्रयुक्त हिंदी शब्दों का अर्थ विशिष्ट यानी कि यूनिक होता है ना। आगे चलते हैं। तीसरा टाइप है प्रयोजन मूलक हिंदी में कार्यालय हिंदी, जो दफ्तरों में यूज होती है, ऑफिस में यूज होती है। सरकारी तथा निजी कार्यालयों में प्रशासनिक कार्य हेतु एक खास हिंदी उपयोग में लाई जाती है। इसका विस्तार भारत में आज़ादी के बाद हुआ। इसमें सरलता, स्पष्टता, सुबोधगम्यता यानी कि आसानी से समझ में आने वाली भाषा सुबोधगम्यता कहलाती है, क्योंकि इसे प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ आम जनता द्वारा भी पढ़ा जाता है। एक विभाग का, एक डिपार्टमेंट का बड़ा अधिकारी पत्र लिखते समय कुछ विशेष औपचारिक शब्दों का प्रयोग करता है। इस पत्र में कार्यालय का नाम, पत्र संख्या, पद का नाम लिखा होता है, साथ ही बहुदिए व हस्ताक्षर भी लिखे होते हैं। अन्य शब्द जैसे कि पावती, अवर सचिव, विचाराधीन, सूचित, ये शब्द हैं, ये भी प्रशासनिक शब्द हैं जो कि कार्यालय हिंदी में यूज होते हैं। आगे चलते हैं। कार्यालय हिंदी में कर्मवाच्य का प्रयोग अधिक होता है, यानी कि कर्म पे ध्यान दिया जाता है कर्ता से ज़्यादा। आगे चलते हैं। चौथा प्रकार है प्रयोजन मूलक हिंदी का विधि के क्षेत्र में हिंदी, कानून के क्षेत्र में हिंदी। देखते हैं। ब्रिटिश काल के दौरान न्यायालयों में फारसी एवं उर्दू भाषा का ही प्रयोग होता था। हिंदी को आज़ादी के बाद राजभाषा का दर्जा मिला। कानून के क्षेत्र में हिंदी का प्रयोग बढ़ा है। विधि की भाषा में शब्दों का एक निश्चित मतलब निकलता है, जैसे उपखंड, पुनः स्थापित, पारित, उपविधि, नियम, आदेश। इस तरह के शब्द हैं आप कानून के क्षेत्र में ही देखेंगे और इनका भी यूनिक अर्थ निकलता है। विधि क्षेत्र में हिंदी वाक्यों में कर्मवाच्य का प्रयोग किया जाता है। इसमें बड़े वाक्यों का प्रयोग अधिक होता है। पांचवा टाइप है प्रयोजन हिंदी में सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में हिंदी। इसमें राजनीति विज्ञान, इतिहास, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र आदि विषय आते हैं। इनमें निम्न पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे राष्ट्रवाद, उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद, स्वतंत्रता, संघर्ष, वर्ग शोषण, मार्क्सवाद, विश्व पूंजीवादी व्यवस्था। तो दोस्तों ऐसे शब्द आपको सामाजिक विज्ञान में ही मिलेंगे। इनका अपना विशिष्ट अर्थ निकलता है जो हमें कहीं और नहीं मिलता है। छठवां प्रकार है प्रयोजन मूलक हिंदी का संचार माध्यमों में हिंदी। तो 3 प्रकार के संचार माध्यमों में हिंदी का विशेष प्रयोग होता है, जैसे पत्र पत्रिकाएं। पत्र पत्रिकाओं में दैनिक पत्रिकाएं हो सकती हैं, साप्ताहिक पत्रिकाएं, मासिक पत्र पत्रिकाएं और अखबार आता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आपका रेडियो एवं टेलीविज़न आता है। सोशल मीडिया में फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सब आता है। तो इन माध्यमों में संप्रेषण हेतु हिंदी का लिखित और मौखिक रूप से प्रयोग में लाया जाता है। मौखिक तथा लिखित रूप में समाचारों की भाषा में अंतर होता है। समाचार को बुद्धिजीवी, व्यवसायी, किसान, मजदूर, गृहिणी सब सुनते व पढ़ते हैं। अतः भाषा कैसी होनी चाहिए? सहज, है ना, सरल, स्पष्ट व बोधगम्य होनी चाहिए, जिससे कि सभी को समझ में आ जाए। इसमें अंग्रेजी, स्थानीय बोलियों के शब्द भी शामिल होते हैं, जैसे भाजपा, बसपा, सपा जैसे संक्षिप्त शब्द भी प्रयोग में लाए जाते हैं। लिखित व मौखिक समाचारों में वे ही शब्द प्रयोग में लिए जाते हैं जिससे पाठक अथवा श्रोता तक संप्रेषण अच्छे से हो जाए। सातवां प्रकार विज्ञापन के क्षेत्र में हिंदी। तो पत्र पत्रिकाओं, रेडियो, टेलीविज़न पर विज्ञापन हम देखते, सुनते, पढ़ते हैं। विज्ञापन के 3 रूप होते हैं, मुद्रित, दृश्य और सर्वे। मुद्रित मतलब प्रिंटेड अखबार, दृश्य मतलब जो हम देखते हैं मूवीज़, है ना, टेलीविज़न, और सर्वे मतलब जिसको हम सुन सकते हैं, जैसे रेडियो। तो विज्ञापन की भाषा गति व लय के साथ प्रस्तुत की जाती होगी। आपने देखा होगा एडवर्टाइजमेंट में जो कंपनियां होती हैं वो ग्राहकों को लुभाने के लिए हिंदी को बड़ा अट्रैक्टिव रूप में लिखती हैं, जिससे ग्राहक का मन वस्तु की ओर आकर्षित हो। भाषा इस तरह से लिखी जाती है जिससे पाठक उस पर गौर करे। भाषा के साथ चित्र भी प्रयोग में लाए जाते हैं। अक्षरों को छोटा बड़ा टाइप किया जाता है। तुकांत पंक्तियों की मदद से भाषा में लय पैदा की जाती है। तुकांत पंक्तियाँ मतलब जैसे आयोडेक्स मलिए, काम पे चलिए, ये तुकांत पंक्तियाँ होती हैं। कम पत्ती में ज़्यादा प्याले, लेकर देखो बचत है प्यारे। तो दोस्तों देख सकते हैं हिंदी का प्रयोग है वो विज्ञापन की भाषा में भी हो रहा है। हम हाथ धोएं जरूर, बीमारी से रहें कोसों दूर, एग्जाम्पल लिख सकते हैं आप।
राइट, आगे चलते हैं। तीसरा सवाल है वाणिज्य की हिंदी के प्रयुक्त क्षेत्रों का विवेचन कीजिए। 20 नंबर का सवाल आया था गाइज। तो वाणिज्य की हिंदी का प्रयोग 5 क्षेत्रों में किया जा रहा है। पहला है बैंकों में प्रयुक्त हिंदी। तो देखो, आज़ादी के बाद बैंकों ने आम जनता से जुड़ने हेतु अंग्रेजी के साथ हिंदी का प्रयोग करना शुरू किया। बैंक की हिंदी में व्यावसायिक भाषा का स्वरूप आ जाता है। ग्रामीण शब्द भी प्रयोग में किए जाते हैं, जैसे कि बैंक से दुग्ध व्यवसाय भी जुड़े होते हैं, मधुमक्खी पालन कृषि, ये सब आपको बैंकों की भाषा में भी मिलेंगे। अंग्रेजी के शब्द हिंदी में हूबहू स्वीकार कर लिए गए, जैसे कि बैंक, ड्राफ्ट, चेक, पासबुक, टोकन। बैंकिंग व्यवस्था में देशी शब्दों का भी स्वीकार किया गया है, जैसे कि गिरवी, कर्ज, लेनदार, देनदार, ब्याज आदि। बैंक की भाषा में विदेशी शब्द, संस्कृत शब्द, संकर शब्द, देसी, निर्मित शब्द, अंग्रेजी के शब्द अनुवाद शामिल किए जाते हैं। बैंक की भाषा सरल व सहज होती है ताकि आम जनता भी इसे समझ पाए। दोस्तों, आपको आई होप समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। हिंदी के एक शब्द से हम अनेक शब्द बना सकते हैं, जैसे आदेश, अनुदेश, अध्यादेश, समादेश, धनादेश। यह हिंदी में ही क्षमता होती है कि एक ही शब्द से हम बहुत अनेक शब्द उत्पन्न कर सकते हैं, शक्ति होती है हिंदी की। जैसे कि इनके लिए अलग अलग इंग्लिश में है, इंग्लिश में इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो अलग अलग वर्ड बना दे। आदेश के लिए ऑर्डर हो गया, अनुदेश के लिए इंस्ट्रक्शन हो गया, अध्यादेश ऑर्डिनेंस होता है, समादेश को रिट कहते हैं, धनादेश को मनी ऑर्डर कहते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा हिंदी में प्रशासनिक व व्यावसायिक कामकाज हेतु शब्द बना लिए गए हैं, जैसे कि सील्ड को मोहर लगा दी गई कहते हैं, अबो मेंशन्ड को अपन उपयुक्त कहते हैं, क्लेम एक्सेप्टेड यानी कि दावा स्वीकृत किया गया है। बैंक की हिंदी में अनेक शब्द वाक्यों की तरह प्रयोग होते हैं, जैसे कि पेड को कहेंगे अपन भुगतान किया गया। बैंक की हिंदी में द्विभाषीकरण मिलता है, जैसे कि जब फॉर्म भरते हैं ना बैंक का, तो वहाँ पे चालू खाता की जगह करंट अकाउंट भी मिलता है। जयपुर शाखा के नीचे इंग्लिश में भी लिखा हुआ जयपुर ब्रांच, तो इसे कहते हैं द्विभाषीकरण, दो भाषा में लिखा हुआ होता है। आगे चलते हैं बीमा क्षेत्र में प्रयुक्त हिंदी। दोस्तों, ये सवाल क्या आया था आपका, वाणिज्य की हिंदी में के प्रयोग क्षेत्रों का विवेचन कीजिए। तो वाणिज्य में पहला पॉइंट था बैंकों में प्रयुक्त हिंदी, और वाणिज्य से ही रिलेटेड दूसरा एक क्षेत्र है बीमा क्षेत्र। तो व्यापार में होने वाले आर्थिक संकटों, जोखिम तथा हानियों से बचने हेतु एकमात्र ये साधन होता है बीमा, इंश्योरेंस जिसको आप कहते हो। भारतीय जीवन बीमा निगम जैसे कि LIC व निजी बीमा कंपनियां हिंदी के विशिष्ट शब्द प्रयोग में कर रही हैं, जैसे कि रिस्क को जोखिम कह दिया, लॉस को क्षति कह दिया, इंडेमनिटी मतलब क्षतिपूर्ति, बीमा को इंश्योरेंस कर दिया, एसेट को संपत्ति, और जांच पड़ताल को हम इंक्वायरी कहेंगे। वर्तमान में रेल व डाक सेवा द्वारा बीमाकृत पत्र ग्राहकों तक भेजे जा रहे हैं। विपणन का मतलब होता है मार्केटिंग में प्रयुक्त हिंदी। तो व्यापार से संबंधित क्रियाकलापों को वाणिज्य कहते हैं। विपणन हिंदी की भाषा तभी सफल मानी जाती है जब उत्पादित वस्तु उपभोक्ता तक पहुंच जाए। विपणन के निम्न तत्वों में विशिष्ट हिंदी का प्रयोग होता है, जैसे कि उत्पादन, पैकेजिंग, विज्ञापन, मूल्य, ब्रांड, यातायात। वर्तमान में इंटरनेट व डिजिटल मार्केटिंग आने से हिंदी के विशेष शब्दों का प्रयोग बढ़ गया है। सर्वे, दृश्य, मुद्रित माध्यम में विपणन की भाषा प्रयुक्त होती है। विज्ञापन में प्रयुक्त हिंदी पढ़ लेते हैं। पत्र पत्रिकाओं, रेडियो, टेलीविज़न विज्ञापनों में सहज व आकर्षक हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है, जिससे विज्ञापन की प्रभावशीलता में वृद्धि होती है। और क्योंकि ये जो दो शब्द है ना, इनको प्रयोग में लाया जाता है विज्ञापन में, ताकि आकर्षक बनाया जा सके सेंटेंस को, जैसे कि और नेस्कैफे अब नए पैक में, क्योंकि इसमें सफ़ेदी की ताकत अधिक है, जिससे कि ग्राहक कस्टमर है वो प्रोडक्ट को खरीद ले। शीर्ष पंक्तियां भी ग्राहक का ध्यान खींचती है, जैसे कि जुबा पर लगे लगाम, ठीक है, च्युइंगम का एडवर्टाइजमेंट देखा होगा, दाग अच्छे हैं डिटर्जेंट का है, तो ये शीर्ष पंक्तियां कहलाती है, जिससे कि ग्राहक अट्रैक्ट होता है प्रोडक्ट की तरफ। हिंदी विज्ञापनों में लीजिए, मांगिए, दीजिए जैसी क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि सेरिडोन लीजिए, हमेशा टेंगो ही मांगिए, एग्जाम्पल लिख सकते हैं। ग्राहक को सुझाव भी कई बार दिया जाता है, जैसे बढ़ते बच्चों के लिए कॉम्प्लेन लीजिए। काव्य में भाषा का प्रयोग भी किया जाता है, जैसे कि लाइफ बॉय है जहाँ तंदुरुस्ती है वहाँ। विज्ञापन में विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग भी किया जाता है, जैसे वाताज, नया टाइड प्लस। विज्ञापन की भाषा रोचक बनाने हेतु संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए खास खुशबू वाली टाटा टी गोल्ड। पांचवा पॉइंट है वाणिज्य की भाषा में जनसंचार माध्यमों में प्रयुक्त हिंदी। तो व्यवसाय जगत की खबरों की सूचना देने हेतु जनसंचार माध्यमों का प्रयोग किया जाता है। बाजार समाचार की हिंदी में प्रयुक्त तकनीकी शब्दों और वाक्यांशों का संबंध बाजार की स्थिति, मूल्यों की स्थिति, बाजार की प्रवृत्ति, बाजार के भविष्य से रहता है। हिंदी ने अपने आप को समय के साथ विकसित किया है, जैसे कि शांत बाजार, सरल बाजार, तेज बाजार, ऊंचा बाजार, बाजार में खामोशी रहना, सोना लुढ़क जाने यानी कि सोने की दाम है घट गई है, चावल नरम यानी कि चावल भी सस्ता हो गया, चांदी उछली
चांदी का रेट बढ़ गया, दाल तेज मतलब दाल का रेट भी है वो बढ़ गया है। आगे चलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, लगभग हर बार आता है। राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर स्पष्ट करें तथा राजभाषा हिंदी के स्वरूप पर विचार करें। 20 नंबर का। राजभाषा का मतलब समझो सबसे पहले, जब किसी प्रदेश की राज्य सरकार के द्वारा सभी प्रशासनिक कार्यों को संपन्न करने हेतु किसी विशेष भाषा को प्रयोग में लाया जाए तो उसे राजभाषा कहते हैं। इसमें देश की सभी राजकीय सरकारी कामों को संपादित किया जाता है। 14 सितंबर 1949 में संविधान सभा ने हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकारा था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 है ना 1 के अनुसार हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। यह केंद्र व राज्य सरकार की कामकाज की भाषा है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो अपना काम करती है सरकारी, वो हिंदी में ही करेगी और वो हिंदी भाषा है वो राजभाषा होती है। इसका उपयोग शिक्षा संबंधी करों के निर्णय रेडियो दूरदर्शन आदि क्षेत्रों में किया जाता है। इसका प्रयोग सीमित राज्यों तक सीमित है। जिन राज्यों में हिंदी बोली जाती है जैसे कि राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, यहीं पर ज़्यादा हिंदी का प्रयोग किया जाता है, इसलिए सीमित है। राष्ट्रभाषा क्या है? ऐसी भाषा जो संपूर्ण देश में बोली जाती है अथवा समझी जाती है, राष्ट्रभाषा कहलाती है। इस भाषा में उच्च कोटि का साहित्य तथा शब्द भंडार होने चाहिए। साथ में यह देश की सामाजिक सांस्कृतिक परंपराओं का प्रतिनिधित्व करती हो। इसमें भावनात्मक एकता स्थापित करने की क्षमता होनी चाहिए। जैसे कि आज़ादी के टाइम पर दोस्तों महात्मा गांधी जी ने हिंदी भाषा का ही प्रयोग किया था भारतीय जनता को एकजुट करने के लिए। हिंदी में सभी क्षमताएं विद्यमान है, फिर भी यह राष्ट्रभाषा नहीं हो सकी है क्योंकि दोस्तों एक दो स्टेट ने इसका विरोध किया था, जैसे कि तमिलनाडु। इसमें देसी विदेशी शब्दों को भी ग्रहण करने की शक्ति मौजूद होती है। राजभाषा हिंदी का स्वरूप पढ़ लेते हैं। शासकीय कामकाज में प्रयुक्त होने वाली भाषा अर्थ की दृष्टि में स्पष्ट, सुनिश्चित और औपचारिक होती है क्योंकि इसका संबंध प्रशासनिक अधिकारियों व आम जनता से होता है। अतः राजभाषा हिंदी सरल सहज होती है। इसमें प्रयुक्त होने वाली शब्दावली पारिभाषिक व तकनीकी होती है। अतः शब्द एकार्थक मतलब एक शब्द का एक ही मीनिंग निकलता है। स्पष्ट होते हैं। प्रशासनिक अर्थ में सदन, निगम, धारा, पद, विधि जैसे शब्दों का एक ही अर्थ निकलता है। राजभाषा का प्रयोग विधायिका जहाँ पे कानून बनता है हमारी संसद, कार्यपालिका, न्यायपालिका में किया जाता है। अतः भाषा के शैलीगत सौंदर्य की बजाय अर्थ की निश्चितता पर जोर दिया जाता है। निम्न शब्दों का भी एक ही अर्थ निकलता है जैसे कि विधि, नियम, विनियम, आदेश, उपविधि। इन शब्दों का एक ही मतलब निकलता है। ये राजभाषा के शब्द हैं। इसी तरह अनुमति व स्वीकृति, आज्ञार्थ व आदेशार्थ शब्दों का भी प्रयोग अलग अलग जगहों पर यूज किया जाता है और ये भी एकार्थक शब्द हैं। इनका भी एक ही मीनिंग निकलता है। क्वेश्चन नंबर 5 बड़ा सिंपल है, किन्हीं दो पर टिप्पणी लिखनी है, लेकिन मैंने सारे पॉइंट है यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं आपकी सहूलियत के लिए। तो दोस्तों कंटेंट कैसा लग रहा है आपको? ठीक है, एक बढ़िया सा कमेंट जरूर करके जाना अगर मैंने पसंद आई है तो। संबोधन कारक किसे कहते हैं? तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी को पुकारने तथा सावधान करने का बोध होता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। इसमें सावधान चिन्ह लगाया जाता है जैसे कि हे राम यह क्या हो गया, अरे अनिल क्यों हंस रहे हो। तो इन वाक्यों में हे राम व अरे अनिल क्रमशः संबोधन कारक हैं। हो गए याद? आगे चलते हैं। संयुक्त वर्ण क्या होते हैं? दो व्यंजनों से बनने वाले वर्ण को संयुक्त वर्ण कहते हैं जैसे कि द के नीचे हलंत और इसमें यह जोड़ेंगे तो द बन जाता है। एग्जाम्पल समझो विद्यालय और उद्यान। ऐसे ही द के नीचे हलंत उसमें वह जोड़ेंगे तो द्वय बन जाता है। इसमें शब्द भी लिख दो एग्जाम्पल के रूप में विद्वान और द्वंद्व। ऐसे ही शुद्ध और युद्ध। ऐसे ही है के नीचे हलंत में मैं लगाने पे हम बन जाता है जैसे ब्राह्मण, जैसे कि बाह्य और चिन्ह। ऐसे ही है में री जोड़ते हैं तो रिधे जैसे शब्द बनते हैं, श्रृंगार जैसे शब्द बनते हैं। ऐसे ही शय से सलगम वाले में अपन रह जोड़ते हैं तो श्रमिक बनता है। ऐसे ही ह्रास बनते हैं। आगे चलते हैं गाइज। संभावनार्थक वाक्य क्या होते हैं? ठीक है, एग्जाम्पल को नोट कर लेना ये, राइट। ये आपके संयुक्त वर्ण कहलाते हैं। ओके, तो संभावनार्थक वाक्य किसे कहते हैं? जिन वाक्यों में कार्य के होने में संदेह या डाउट पैदा हो रहा हो अथवा संभावना का बोध हो उसे संभावनार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे कि शायद कल मैं बाजार आ सकती हूँ या आज मौसम है वो सुहावना हो सकता है। आगे चलते हैं। साहित्यिक हिंदी और प्रयोजनक मूलक हिंदी में अंतर बता दो। तो दोनों ही हिंदी के रूप हैं लेकिन इसका प्रयोग क्षेत्र अलग अलग होता है। साहित्यिक हिंदी में भाव, कल्पना, अनुभूति, शैलीगत सौंदर्यता देखने को मिलती है, जबकि प्रयोजन मूलक हिंदी की भाषा सरल, एकार्थक, स्पष्ट होती है। प्रयोजन मूलक हिंदी की शब्दावली पारिभाषिक होती है, यानी कि दोस्तों एक शब्द का एक ही अर्थ निकलता है जिसमें शब्दों का निश्चित अर्थ निकलता है, जबकि साहित्यिक हिंदी में शब्दों के अनेक अर्थ निकल सकते हैं। प्रयोजन मूलक हिंदी की भाषा में लालित्य, देखो लालित्य का मतलब क्या होता है? सुंदरता।
तो ये साहित्यिक भाषा का विशेषता होता है कि उसमें सुंदरता भी होती है, लालित्य होता है, जबकि प्रयोजनमूलक की हिंदी में नहीं होता है लालित्य। राइट, आगे देखो, प्रयोजनमूलक हिंदी की भाषा औपचारिक व साहित्यिक भाषा की भाषा अनौपचारिक होती है। आगे क्वेश्चन नंबर 6, तो किन्हीं 5 पारिभाषिक अथवा विशिष्ट शब्दों के अर्थ को स्पष्ट करो। देखो, पारिभाषिक शब्द क्या होते हैं जिनका मतलब एक ही निकलता है, ठीक है। जैसे कि ताप किसे कहते हैं, कोई वस्तु कितनी गर्म अथवा ठंडी है उसकी माप को वस्तु का ताप कहते हैं, और इसका प्रचलित मात्रक है डिग्री सेल्सियस। तो तापमान को किस में मापते हैं, डिग्री सेल्सियस में मापते हैं। शोधन किसे कहते हैं, किसी तरल पदार्थ के वाणिज्यिक उत्पादन के समय उसमें अवांछनीय यानी कि अनवांटेड तथा अशुद्ध यौगिकों को हटाने की प्रक्रिया शोधन अथवा रिफाइनिंग कहलाती है। तीसरा है भूगर्भ, तो पृथ्वी का आंतरिक भाग भूगर्भ कहलाता है, जिसमें अनेक परतें उपस्थित होती हैं। डेरी क्या होता है, ये भी आया था। तो देखो, आपको तो किन्हीं 3 पारिभाषिक शब्दों को ही बताना था, लेकिन मैंने यहाँ पे सारे डिफाइन कर दिए हैं। डेयरी क्या होता है, तेल खनन के लिए तेल कूपों, कूप मतलब कुएं, तेल के जो कुएं होते हैं वहाँ पे लगाए जाने वाला एक लोहे का ऊंची ऊंची तिकोनी मीनारों वाला एक यंत्र होता है, उसे डेयरी कहते हैं। वाष्प कण किसे कहते हैं, तो वायुमंडल में उपस्थित पानी के वे छोटे छोटे कण जो वाष्प रूप में होते हैं वाष्प कण कहलाते हैं। वेबसाइट क्या होती है, यह वेब पेजों का एक संग्रह होता है जिसे एक ही डोमेन अथवा यूआरएल से एक्सेस किया जाता है। एक्सेस मतलब पहुंचना, ठीक है। जैसे कि इग्नू की क्या वेबसाइट है, www.ignu.ac.in, यहाँ पे ये पूरा यूआरएल है, ये पूरा एक वेबसाइट है। आगे देखो, निबंध आया था, 2 में से एक निबंध आपको लिखना था, लेकिन मैंने दोनों निबंध लिख दिए हैं, ठीक है। तो इससे अच्छी बात क्या होगी। तो आज के युग में कंप्यूटर का महत्व, इस पे 15 नंबर का सवाल था ये, है ना। तो वर्तमान समय में कंप्यूटर का महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, अपने मन से लिख दो आप। विद्यालय हॉस्पिटल मॉल घर कंपनी ऑफिस, हर जगह कंप्यूटर का प्रयोग बढ़ रहा है। कंप्यूटर अनेक कार्यों को तेजी से करता है, जिससे ऊर्जा व समय की बचत होती है। आज हर विषय के बारे में जानकारी प्राप्त करने में कंप्यूटर का प्रयोग किया जा रहा है। इसकी मदद से विद्यार्थियों का विज्ञान धर्म तकनीकी कला के क्षेत्र में ज्ञान बढ़ा है। विद्यार्थी की उपस्थिति से लेकर उसका नामांकन यानी कि उसका रजिस्ट्रेशन कक्षा व परीक्षा की समय सारणी परिणाम में कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। इसकी सहायता से फोटो वीडियो संदेश ऑडियो सुनी जा सकती है। इसमें डेटा का संग्रह किया जा सकता है। इसकी सहायता से हम अपने रिश्तेदारों से वीडियो कॉल कर सकते हैं। इसका प्रयोग मनोरंजन क्षेत्र में होता है, जैसे लाइव क्रिकेट मैच देखना, वेब सीरीज व फिल्म देखना आदि। कंप्यूटर में हम समाचार भी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, जिससे अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को हम जल्दी से जल्द जान पाते हैं। कंप्यूटर से हमें रोजगार की जानकारी प्राप्त होती है, वेतन की गणना स्टॉक मार्केट उत्पाद का आयात निर्यात कंप्यूटर की सहायता से किया जाता है। कंप्यूटर उत्पादों की डिजाइन बनाने और उसके निर्माण में सहायक होता है। जैसे कि कोई कार का मॉडल बना रहे तो कंप्यूटर होना चाहिए उसके लिए। हॉस्पिटल और क्लिनिक में हम कंप्यूटर का प्रयोग रोगी के रिकॉर्ड डॉक्टर की समय सारणी नर्स आदि की जानकारी दवाइयों उपकरणों का लेखा जोखा आदि रख सकते हैं कंप्यूटर की हेल्प से। कंप्यूटर पर वर्तमान में ऑनलाइन बिजनेस शॉपिंग ने हमारा धन व समय बचाया। निष्कर्षतः है कंप्यूटर आधुनिक जीवन का अभिन्न अंग बन गया है, जिसका उपयोग शिक्षा व्यवसाय विज्ञान कंप्यूटर ग्राफिक्स नेटवर्किंग भंडारण संचार में किया जाता है। भंडारण मतलब डेटा को सेव करना। आगे दूसरा निबंध था, 2 में से एक ही करना था, मैंने यहाँ पे दोनों का सॉल्यूशन बता दिया। संस्कृति व समाज, देखो संस्कृति क्या होती है, संस्कृति मतलब कल्चर। संस्कृति में किसी समाज में लोगों के सोचने विचारने रहन सहन के तरीके पहनावा भाषा व कार्य करने के तरीके शामिल होते हैं। जबकि समाज एक से अधिक लोगों से मिलकर बना हुआ एक समूह होता है, जिसमें एक व्यक्ति के अनेक सामाजिक संबंध व कर्तव्य होते हैं। समाज में रहने वाले व्यक्ति भौतिक उन्नति से ही खुश नहीं होते, बल्कि वह अपने मन व आत्मा को खुश करने हेतु अनेक क्षेत्रों जैसे कि आध्यात्मिकता, ज्ञान कला विज्ञान में उन्नति करता है। वह सौंदर्य की खोज में संगीत, साहित्य, वास्तुकला, नृत्य, चित्रकला का विकास करता है। इस तरह वह अपना आर्थिक सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक रूप से विकास करता है। भारत बहुसंस्कृति वाला देश है। भारत में अनेक समाज जिसके विशिष्ट रीति रिवाज भाषाएं, खान पान के तरीके हैं। भारत में अनेक समाजों की उपस्थिति के कारण यहाँ विविधता में एकता है, ठीक है। भारत के समाज में वसुधैव कुटुंबकम यानी कि पूरी दुनिया हमारा परिवार का दर्शन है। सबसे पुरानी सभ्यता वाला देश भारत रहा है। प्रत्येक संस्कृति के व्यक्तियों की अपनी एक नैतिकता विश्वास मूल्य होते हैं, जिससे वह अपनी अगली पीढ़ी में इन परंपराओं को आगे बढ़ाता है। आगे निम्नलिखित शब्दों के आगे ई अथवा ई प्रत्यय लगाकर हमें नए शब्द बनाने हैं। 10 नंबर का सवाल था, आसानी से किया जा सकता है। जैसे कि दक्षिण के आगे बड़ी ई लगा दो, दक्षिणी बन गया। विदेश के आगे ई लगा दो, विदेशी। भाषा से भाषाई बन जाता है, जापान से जापानी। क्रोध से क्रोधी। तो दोस्तों इस तरह से BHDLA 135 का जो हमने जून वाला पेपर था
सक्सेसफुली सॉल्व कर लिया है। आई होप आपको पसंद आया होगा। गाइस पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर करें और एक अच्छा सा कमेंट जरूर करें ताकि एक मोटिवेशन मिले और आपको ऐसे ही वीडियो सॉल्यूशंस मिलता रहे। थैंक यू सो मच। अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू।